हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्वेश्चन दिया गया है, जिस तरह DEW 32 से संबंधित है उसी तरह RED क्वेश्चन मार्क के स्थान पे किस संख्या से संबंधित होगा। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो हमारा करने का अप्रोच क्या होता है, जो भी दो पेयर की संख्याएं दी गई होती हैं, जैसे यहाँ DEW और 32 है, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग RED और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ DEW से 32 बन रहा है ना, तो DEW से 32 कैसे बन सकता है। अगर DEW की प्लेस वैल्यू को लिख करके देखते हैं, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है और E का 5 होता है और W का 23, इन सबको जोड़ देती हैं तो कितना हो जाएगा, 23 5 28 और 28 4 32। यानी हम देख पा रहे हैं कि DEW के प्लेस वैल्यू का सम करने पर दूसरी संख्या 32 आ रही है। तो सेम चीज़ हम लोग रेड में कर लेते हैं। रेड के क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू का सम करेंगे और हम अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, R का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 18 होता है, E का प्लेस वैल्यू 5 होता है और D का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 18 5 23 हो गया और 23 4 कितना आ गया, 27। यानी आपका रेड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो 27 की तरह लिखा जाएगा। यानी रेड किससे संबंधित होगा, तो 27 से संबंधित होगा। यानी जिस तरह DEW के प्लेस वैल्यू का सम करने पर हम 32 ला रहे हैं, उसी तरह RED के रेड के प्लेस वैल्यू का सम करने पे 27 आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 27, और 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। देखिए, सीरीज मेनली 3 प्रकार का होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा समझने का, ठीक है, 3 प्रकार का होता है और तीनों प्रकार को अगर थोड़ा सा भी समझने में आइडिया होगा तो आप आसानी से प्रश्न को कर लेंगे। देखिए, एक सीरीज होता है असेंडिंग आर्डर में, एक सीरीज होता है डिसेंडिंग आर्डर में और एक सीरीज होता है मिक्स सीरीज होता है, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मिक्स होता है। ठीक है, तो इस सीरीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो ये कैसा सीरीज है, आपका मिक्स सीरीज है। क्यों, क्योंकि 22 के बाद 23 आ रहा है, 23 बड़ी संख्या आ रही है कि नहीं, आ रही है, और 23 के बाद 26 बड़ी संख्या आ रही है कि नहीं, आ रही है, 26 के बाद 27 बड़ी संख्या आ रही है कि नहीं, आ रही है, 22 23 26 27, 27 के बाद 30 और 30 के बाद 31। ये मिक्स सीरीज नहीं है, आपका कौन सा सीरीज है, तो यह असेंडिंग आर्डर यानी बढ़ते क्रम में ये सीरीज जा रहा है कि नहीं, बढ़ते क्रम में। और जब भी कोई सीरीज असेंडिंग आर्डर में है और किसी भी दो संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस हो आपका 20 से कम हो, जैसे यहाँ किसी भी दो संख्या के बीच में डिफरेंस लेंगे तो 20 से कम आएगा। 27 और 30 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो 3 है। आपका 23 और 26 के बीच में क्या है, तो आपका यहाँ भी 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सीरीज असेंडिंग आर्डर में है, बढ़ते क्रम में है और डिफरेंस 20 से कम है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, कुछ ना कुछ उस सीरीज में ऐड हो रहा होगा, यानी प्लस हो रहा होगा। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। 22 में क्या ऐड करेंगे, 23 आ जाएगा। अगर +1 कर देंगे तो आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। और 23 में कितना ऐड करेंगे कि 26 आ जाएगा। अगर +3 कर देंगे तो 26 आ जाएगा। पुनः 26 में कितना ऐड करेंगे, 27 आएगा, +1 कर देंगे तो। और 27 में कितना करेंगे ऐड कि 30 आ जाएगा, +3 कर देंगे तो। और 30 में पुनः कितना ऐड करेंगे तो 31 आएगा, +1 करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि पहले +1 जोड़ा जा रहा है, उसके बाद +3, उसके बाद पुनः +1 +3 +1 +3। यानी अगली बार हम क्या जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे, किसमें, 31 में। और 31 में जब +3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 34 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। 4 शब्द दिए गए हैं, इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से संबंधित हैं और एक शब्द इनमें से विषम है। तो हमें विषम शब्द को ज्ञात करना है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी ऐसा एक क्वेश्चन पूछती है। देखिए, पहला शब्द कांगो दिया है, दूसरा ट्रॉली है, तीसरा टेम्पो है और चौथा ट्रक है। ध्यान से अगर देखने का प्रयास करेंगे तो टेम्पो, ट्रॉली और ट्रक ये तीनों क्या हैं, तो सड़क पर चलने वाले क्या हैं, सड़क पर चलने वाले क्या हैं, सड़क पर चलने वाले क्या हैं, वाहन है कि नहीं, सड़क पर चलने वाले वाहन है। क्या है, सड़क पर चलने वाले ये वाहन है आपके ट्रॉली, टेम्पो और ट्रक। लेकिन कांगो क्या है, कांगो एक क्या है, कार्गो शिप है। एक कार्गो शिप का नाम है जो क्या होता है, तो हवा में उड़ता है। एक कार्गो शिप है, यानी कि एक सामान ले जाने वाला जहाज है। ठीक है ना, सामान ले जाने वाला जहाज है,
एक जहाज है जो क्या है, हवा में उड़ता है। जाहिर सी बात है, या तो पानी में चलेगा या हवा में उड़ेगा। लेकिन एक कांगो आपका क्या है, यह एक जहाज का नाम है, कार्गो जहाज का नाम है जो सामान ले जाता है। ठीक है, कांगो एक देश का भी नाम है, अफ्रीका देश है कांगो गणराज्य। कांगो एक नदी का भी नाम है, तो वहाँ हमें नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी बातें वाहन से हो रही है, यानी कि इस सड़क पर चलते हैं। और क्या है, ये क्या है, एक ये जहाज है आपका, कार्गो जहाज है जो क्या है, हवा में उड़ता है। तो हमको उसी संदर्भ में आपको शब्द को लेना होता है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 बी सी और डी के तो संबंधित है कि सड़क पर चलते हैं, लेकिन आपका ऑप्शन ए कांगो क्या है, यह हवा में उड़ने वाला क्या है, एक जहाज है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 बच्चों की कक्षा में आरव की रैंक शीर्ष से छठे स्थान पर है, रानी आरव से 7 रैंक नीचे है, तो नीचे से रानी की रैंक क्या है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए ध्यान से करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं कि जब भी मान लीजिए टोटल लड़के दे दें और कहा जाए कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, और मान लीजिए किसी लड़की का स्थान ऊपर से इतना है तो नीचे से बताइए। तो हम लोग एक फार्मूला होता था, टोटल माइनस लड़की का ऊपर से स्थान कर लेते थे माइनस, और +1 करने पे नीचे से स्थान आ जाता था। वही हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। आरव की कक्षा में शीर्ष से रैंक कितनी है, छठी है, और जो रानी है आरव से 7 रैंक नीचे है, तो रानी का ऊपर से स्थान कितना हो जाएगा, 7 और ऐड कर देंगे, यानी ऊपर से रानी का जो स्थान है 13वां है। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर से रानी का रैंक कितना हो गया, 13वां हो गया। तो हमें पूछा ही क्या था, नीचे से पूछा था, नीचे से रानी का रैंक। ऊपर से जब 13वां है तो नीचे से कितना हो जाएगा, नीचे से रैंक 35 में से 13 निकाल देंगे, 35 - 13 और +1 कर देंगे। 35 - 13 कितना हो गया, 22 हो गया, और 22 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। यानी कि आपका रानी का नीचे से रैंक क्या हो जाएगा, 23वां, और 23वां किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फैंग को 24 लिखा जाता है, क्रेजी को 69 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्ले को कैसे लिखा जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कभी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाता है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, प्लेस वैल्यू का गेम होता है। क्या होता है, प्लेस वैल्यू का गेम। और जब भी मान लीजिए देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे आपके अक्षर दिए गए हैं, और 4 अक्षरों को 24 के रूप में लिखा जाता है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फैंग के प्लेस वैल्यू का डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग करेंगे तो भाई 4 से ज़्यादा, 4 डिजिट से ज़्यादा की संख्या यहाँ बनेगी बिल्कुल। तो यानी क्या हो रहा होगा कि छोटी संख्या, इसका मतलब यह है कि फैंग के प्लेस वैल्यू का सम होगा, और सम में या तो कुछ प्लस होगा या माइनस होगा, यही हो रहा होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फैंग के प्लेस वैल्यू को पहले लिखते हैं। एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, और जी का 7 होता है। ऐड कर दीजिए, 6 1 7 7 7 14 14 14 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 24 दिया है, तो कोई बात नहीं, -4 कर लेंगे। -4 करेंगे तो आ जाएगा ना 24, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, सेम हम लोग क्रेजी का भी कर लेते हैं। अब देखिए क्रेजी का यहाँ करते हैं। सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है, और आर का कितना होता है आपका, 18 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। जेड का कितना होता है, 26 होता है, और वाई का कितना होता है, 25 होता है। इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया, अब 25 और 26 कितना हो गया, 51 हो गया। 51 एक 52 हो गया, और 52 3 कितना हो गया, तो 55 हो गया, और 55 18 कितना हो गया, तो आपका 73 हो गया। इसका सम कितना आ रहा है, 73 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ 69 दिया है, तो 73 में से -4 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 69। क्योंकि यहाँ भी तो -4 हमने किया था ना, तो सेम यहाँ भी -4 कर लिए, तो 69 आ गया। तो सेम हम लोग प्ले जो आपका जो शब्द है, इसके अक्षरों के प्लेस वैल्यू का सम करेंगे और उसमें से -4 कर देंगे। अब प्ले के देखिए एग्जाम में ऐसे लिख करके नहीं करना है कि जोड़ेंगे, लिख करके जोड़ेंगे, आपको ओरली करना है। कैसे करना है, ओरली जोड़ना है और -4 करना है। पी का प्लेस वैल्यू 16, एल का 12, 16 12 कितना हो गया, तो 28 हो गया। ठीक है, ए का 1 हो गया, तो 28 1 29, और 29 25 कितना हो गया, वाई का कितना होता है, 25 होता है। 29 25 कितना हो गया, 29 1 30 54 आ गया। कितना आ गया, 54, और 54 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी प्ले को किस प्रकार लिखा जाएगा, 50 के रूप में लिखा जाएगा। पूरे क्वेश्चन को ही ओरली करना है, ऐसे लिखना तो बिल्कुल नहीं है। रीजनिंग में जितना कम हो सके आप लिखिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं संबंधित हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिस तरह से 20 और 30 आपस में रिलेटेड है ना, उसी तरह से किस ऑप्शन की 2 संख्याएं आपस में 20 और 30 की जैसे ही रिलेटेड है, हमें ये बताना है। ठीक है,
तो ध्यान से अगर 20 और 30 को हम लोग देखते हैं ध्यान से, अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर 20 में हम क्या करें कि बोले कि 10 जोड़ने पे 30 आ रहा है, तो किसी भी देखिए 16 में 10 जोड़ने पे 36 आएगा, नहीं आएगा। 6 में 10 जोड़ने पे 14 आएगा, नहीं आएगा। 12 में 10 जोड़ने पे 23 आएगा, नहीं आएगा। 30 में 10 जोड़ने पे नहीं आएगा ना 42। तो यानी क्लियर है कि कुछ और हो रहा होगा, ठीक है। सम भी कर लेते हैं, 30 20 50 हो रहा है। किसी का सम 50 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। किसी का भी सम 50 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी नहीं हो सकता है, तो कुछ और सोच के देखते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 20 को लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 6 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि पहली संख्या तो सेम है, लेकिन 4 और 6 के बीच में डिफरेंस 2 का है, ठीक है। तो ऐसी संख्या हम ऑप्शन का चेक करते हैं जो इस क्या हो नियम को फॉलो करें। जैसे ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। अगर 30 की बात करें तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को लिख क्या सकते हैं? तो 6 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 42 को क्या लिख सकते हैं? तो 6 × 7 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब यहाँ भी देखिए, पहला संख्या 6 6 समान है, यहाँ भी पहला संख्या 5 5 समान है, और दूसरा संख्या 5 है 7 है, दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, और यहाँ भी दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है कि नहीं? 4 और 6 के बीच में। यानी आपका ऑप्शन डी की जो संख्याएं हैं सेम 20 और 30 की तरह जैसे संबंधित है, 20 और 30 उसी तरह 30 और 42 संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है? जिस तरह होली रंग से संबंधित है उसी तरह बताना है दिवाली क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सेम पहला नंबर प्रश्न है, करने का सेम तरीका, जो भी 2 पेयर के शब्द दिए गए होते हैं देखना होता है वो कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। सेम संबंध सेम लॉजिक को हम लोग दिवाली और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखने पे हमें पता चलता है कि होली जो त्यौहार है ना, होली क्या है? एक त्यौहार है, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है होली। और होली जो है रंग का त्यौहार होता है, यानी होली में रंगों के द्वारा खेला जाता है। होली का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? रंग होता है, यानी रंगों का त्यौहार होता है। उसी तरह जो दिवाली होता है, दिवाली भी क्या है? एक फेवरेट त्यौहार होता है, आने वाला है इसी महीने में आपका है। दीपावली पड़ रहा है कब? तो 31 अक्टूबर को दीपावली पड़ रहा है। आप लोग सभी लोग अच्छे से मनाइएगा, ठीक है। बट ये क्या है, पटाखों से दूर रहेगा, क्योंकि पटाखों से कई दफ़ा क्या होता है, हाथ पैर वगैरह जल जाता है। तो जो दीपावली है ना, वह किस चीज़ का त्यौहार होता है? तो यह प्रकाश का त्यौहार है, लाइट का त्यौहार है। आप लोग देखते होंगे कि दीपावली जब आता है, दीपावली के दिन क्या होता है, घरों में पूरी बत्तियाँ लाइटें लगाई जाती हैं, और आपके क्या किया जाता है, दिए में भी लाइट लगाई जाती हैं। तो मेन त्यौहार किसका होता है? प्रकाश का त्यौहार होता है। जिस तरह होली जो है रंगों का त्यौहार होता है, उसी तरह आपका दीपावली क्या होता है, दिवाली जो होता है प्रकाश का त्यौहार होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा, और प्रकाश किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि शब्द डायलेक्ट के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और इस तरह का प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछता है। एसएससी में तो पूछता है, या रेलवे में भी पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना कि जैसे डायलेक्ट जो दिया गया है शब्द ना, इसके अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला, यानी इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनको सजाएंगे। जैसे एक इसमें ए है तो ए के बाद क्या आएगा? सी आएगा। तो इस क्रम में सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। इस क्रम में इसको सजाने पर कौन सा ऐसा अक्षर है जो अपरिवर्तित है, यानी कि उसी क्रम में डायलेक्ट में भी आ रहा है, और इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखने पे उसी क्रम उसी स्थान पे आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं DIALECT, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। पहले क्या आएगा? इसमें से ए आएगा, उसके बाद क्या आएगा? तो सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा, ई के बाद क्या आएगा? आई आएगा, आई के बाद यल, यल के बाद टी, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे डी से क्या बन जाता है? ए आ जाता है, यानी ये तो स्थान क्या है, चेंज हो जाता है। आई से सी हो जाता है, ए से डी, एल से ई से आई, सी से यल। लेकिन टी से टी, यानी एक ही केवल ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता है। यानी टी डायलेक्ट में भी लास्ट में था, और इसको जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया तो भी तो लास्ट में है ना, यानी इसका तो स्थान बदला नहीं ना, वही उसका प्लेस है ना, लास्ट में था, छठे स्थान पे, सातवें स्थान पे, अभी भी सातवें स्थान पे है। तो केवल वही पूछा था हमसे कि ऐसा कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो केवल एक संख्या है, टी है, जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है।
क्या दिया गया है, सब्जी दिया गया है, मटर है और संतरा है। इन तीन शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम इन तीन शब्दों को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सब्जी है, मटर है और संतरा। सब्जी और मटर की बात करें तो क्या एक दूसरे से संबंधित हैं? बिल्कुल है, क्योंकि मटर क्या है, एक सब्जी है। मटर और संतरा एक दूसरे से संबंधित है क्या? नहीं। मटर एक सब्जी है, संतरा एक फल है। और सब्जी और संतरा एक दूसरे से संबंधित है क्या? नहीं। संतरा एक फल होता है, न कि सब्जी होता है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये तो आपका एक क्या हो गया, यहाँ पे सब्जी हो गया। ठीक है, सब्जी हो गया, और सब्जी के अंदर ही तो आपका मटर आएगा ना, और ये क्या हो गया, अंदर इसके मटर हो गया, लेकिन मटर हो गया। लेकिन अब संतरा की बात करें तो संतरा न सब्जी से संबंधित है, न मटर से संबंधित है, क्योंकि यह एक फल है। तो संतरा के लिए हम एक अलग से डायग्राम बना लेंगे। तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ई दाएं से चौथे स्थान पर है। ई बी और ई जो है बी और डी के बीच में है। आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, और एसएससी अगर मेंस का जो लोग भी पेपर देंगे इस बार दिसंबर के आसपास होगा। ठीक है, जो लोग भी देंगे मेंस में पूछा जाता है, और बैंकिंग में तो बहुत तगड़े तगड़े पूछे जाते हैं प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट के, लेकिन मेंस में भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। आपका अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट अपने आप में अच्छा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से बनते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए जितना आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसमें एफिशिएंट होंगे। एक दिन में आप सोच लें कि तुरंत कर जाएं, जल्दी कर जाएं, तो नहीं होगा सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न। बारीकी को समझिए और क्या करिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया, हमारा अप्रोच क्या होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है ना, वैसे वैसे हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि जैसे शुरू में बोल रहा है वैसे। कई दफ़ा ऐसा होगा कि मैं शुरू में जो बोल रहा है उसको छोड़ करके आगे और पढ़ करके जो लाइन आगे की लाइन में कुछ दिया गया इन्फॉर्मेशन होगा, उससे मैं क्या करूंगा, अपना क्वेश्चन को फ्रेम करूंगा, बैठाऊंगा। कई दफ़ा ऐसा होगा कि मैं शुरू से न देख करके लास्ट में देखूंगा कि लास्ट में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि शुरू के क्रम से ही आप बैठाना शुरू करें पकड़ पकड़ करके तो आपका जो अरेंजमेंट है सही हो जाए। कई दफ़ा उलझाने के लिए क्या किया गया होता है कि हमें लास्ट में ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई होती है जिससे क्या होता है कि क्लियर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जिनको ध्यान में रख करके हमें बनाना होता है। देखिए बोला गया था 6 मित्र हैं एक सीधी रेखा में बैठे। जाहिर सी बात है, अगर सीधी किसी रेखा में बैठे होंगे, ध्यान से समझिएगा, सीधी रेखा में बैठे होंगे तो किसी न किसी तरफ तो इनका मुंह होगा ना भाई। सीधी रेखा में बैठेंगे तो किसी न किसी तरफ इनका मुंह होगा। तो ये बोल नहीं रहे, लेकिन हम मान लेते हैं कि इनका मुख नॉर्थ की तरफ है। ध्यान से समझिएगा, बारीकी वाली बात है भाई। किसी भी सीधी रेखा में बैठेंगे तो किसी न किसी साइड तो इनका मुंह होगा ना, बात समझ रहे हैं। ऐसा तो बोला नहीं है कि सीधी लाइन में बैठे हैं ऊपर नीचे, यानी एक के पीछे एक का मुंह है, एक के पीछे एक का मुंह, ऐसा तो बोला नहीं है। ठीक है, सीधी रेखा में बैठे हैं। अब बोला है क्या, तो 6 लोग बैठे हैं, तो 6 हमने ऐसे बना लिया, 3 हो गया, 4 5 6। ठीक है, बोला क्या था, ई दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी ई जो राइट से चौथे स्थान पे है। चौथे 1 2 3 4, यानी ई का फिक्स स्थान हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बोला था ई जो है बी और डी के बीच में है। ई क्या है, तो बी और डी के बीच में, मान लेते हैं बी यहाँ पे है और डी, तो हो गया ना ई बी और डी के बीच में। अब देखिए पॉसिबिलिटी ये भी बनता था कि बी यहाँ हो सकता था, बी यहाँ हो सकता था, डी यहाँ हो सकता था, लेकिन मैंने अभी यहाँ बनाया सोच करके। ठीक है, हो सकता है तो मैं पलटूंगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या बोला है, ए बी के बगल में है, यानी ए जो है बी के बगल में, तो ए बिल्कुल लेफ्ट हो गया। डी क्या है, सी के बगल में है, डी जो है सी के बगल में, तो सी यहाँ होगा। ठीक है, डी क्या है, ई और सी के बीच में है, डी जो है ई और सी के बीच में, बात सही है। एफ क्या है, सी के बगल में है, तो एक ही स्थान बचा है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब पूछा क्या है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है। एफ और डी, यानी कि एफ डी यहाँ हो गया, और एफ इनके बीच में कौन बैठा है, सी बैठा है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जो रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। बहुत खतरनाक प्रश्न होता है। मैं इसको खतरनाक इसलिए बोलता हूं कि कई दफ़ा इसको आप आसानी से करके निकल जाएंगे, लेकिन कई दफ़ा आपका कट जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रख करके इस तरह के सवालों पर हमला बोलते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं
दूसरे बच्चों से आप आगे अच्छा करेंगे, मेरा ये मानना है, ऐसा उम्मीद है। ठीक है, दो बातों का विशेष आपको ध्यान देना है और करना है वही। सबसे पहले आप क्या करिए, खाली स्थान के साथ साथ आप जितने भी इसमें अक्षर दिए गए सबको काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल इसमें 16 आपके खाली स्थान और अक्षर सहित हैं। अब 16 का ऐसा प्राइम फैक्टर करना है हमें। 16 का प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है? प्राइम फैक्टर मत करिए, 16 को आप क्या करिए ना, 16 को कितने कितने पेयर में हम डिवाइड कर सकते हैं? तो 4 पेयर में ही डिवाइड कर सकते हैं, नहीं 4 से भाग दे देंगे, यानी 4 पेयर में इसको बोल सकते हैं कि 4 का एक पेयर बना सकते हैं। 16 जो आपके अक्षर दिए गए इनको 4 के पेयर में रख सकते हैं, और कोई तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। 2 का पेयर भी बन सकता है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन हम लोग 4 का पेयर क्यों बनाएंगे? क्योंकि ध्यान से अगर देखेंगे सभी अक्षरों को तो आपको पता चल रहा है कि इसको इस सीरीज को बनाने में आर का, एम का, जी का और टी का, यानी 4 शब्दों का ही प्रयोग किया गया है, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं 4 का पेयर बना रहा हूं। अब 4 का पेयर बना रहा हूं तो मैं क्रॉस लगा दे रहा हूं 4 जहां पर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए आर एम जी बन रहा है। ठीक है, यहां पे क्या बन रहा है? आर टी जी। तो जाहिर सी बात है यहां पे आर के बाद यम था, तो यहां पे भी आर के बाद यम होगा, होगा ना? होगा, बिल्कुल होगा, ध्यान से समझिएगा। और देखिए आर के बाद यम था, यहां पे यम और टी, तो यम के पहले यहां भी आर होगा। ठीक है, अब देखिए आर एम टी यहाँ भी आ गया, आर एम टी यहाँ भी आ गया, यहाँ लास्ट में जी है तो यहाँ जी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे बन क्या रहा है, आर एम टी जी, आर एम टी जी। तो यहाँ भी क्या होगा, आर एम टी जी, यहाँ भी कर लीजिए आर एम टी जी। अब देख लीजिए कि किस ऑप्शन में टी आर टी जी, किस ऑप्शन में क्या है आपका टी आर टी जी एम आर जी है, एम आर जी है। तो टी आर टी जी एम आर जी किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एस टी की बहन है, आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का ससुर पिता है, और टी डब्ल्यू से कैसे संबंधित है? ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन के प्रश्न अपने आप में अच्छे प्रश्न होते हैं, और कोई भी एग्जाम हो ब्लड रिलेशन का प्रश्न एक पूछा ही जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। आपका एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी पूछती ही है, लेकिन आपका रेलवे में भी चाहे कोई स्टेट एग्जाम हो उसमें भी आपका ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा ही जाता है। और ब्लड रिलेशन के ऐसे प्रश्न होते हैं कि अपने आप में अच्छे प्रश्न होते हैं। ठीक है, करने का हमारा तरीका क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है उससे हम लोग एक जनरेशन ट्री बनाएंगे। ठीक है, और उसी ट्री के आधार पे प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दिया क्या गया है, बोला जा रहा है एस टी की बहन है, तो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। एस क्या है आपका, एस क्या है तो टी की बहन है, माइनस कर लेते हैं, टी की बहन है। ठीक है, आर क्या है तो एस का भाई है, आर जो है तो आपका एस का भाई है। ठीक है, प्लस हो गया। U क्या है तो W की पत्नी है। अब देखिए यहाँ से U W की पत्नी, हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि U W की पत्नी, यानी इससे R S T के साथ कोई रिलेशन U W का नहीं बन रहा है अभी ना, तो हम आगे पढ़ेंगे, इस लाइन को भी छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे बोला है कि T क्या है, U का पिता है। T जो है U का पिता है, U का पिता है, यानी T प्लस हो गया, U का पिता है। अब पुनः हम शुरू में पढ़ेंगे इसको, U W को, U W की पत्नी है, U क्या है तो आपका W की पत्नी है, यानी ये माइनस हो गया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। पूछा आप क्या रहा है कि T W से कैसे संबंधित है, तो ये जो T है ना, W का क्या लगेगा, तो सिंपल सी बात है, T की लड़की है U और उसके पति W हैं। ठीक है, तो T लगेगा, W का क्या ससुर ही तो लगेगा ना, T क्या लग जाएगा, W का ससुर, और T का दामाद है W। लेकिन हमसे पूछा है T W से कैसे संबंधित है, तो T क्या है W का तो ससुर है, और ससुर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ससुर किसको बोलते हैं, पत्नी के पिताजी को ससुर बोलता है। ठीक है, बोला जाता है, वो लड़का बोलेगा जिसकी पत्नी के पिता रहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? बेहद ही खूबसूरत सवाल है और बेहद भी कठिन है। आप लोग कह रहे होंगे सर जी इतना सवाल लीजिए और कठिन क्यों बोल रहे हैं? मैं कठिन इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको जो करने का तरीका होता है, जो लोग बताते हैं, आप ऑप्शन से करिए, ऑप्शन एक एक चेक कर लीजिए। एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एसएससी में, यही तरीका है ना। आप ऑप्शन रखिए, ऑप्शन ए रख करके 63 और 9 को इंटरचेंज कर दीजिए और देखिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ इक्वल टू में 9 बन जा रहा है कि नहीं। या आप क्या करिए कि देखिए, लेकिन यहाँ पे 9 को भी इंटरचेंज कर रहा है तो हमें इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
और 63 9 को चेंज करिए, 24 9 को चेंज करिए, 7 63, यानी ऑप्शन एक एक करके चेक करिए, जिस ऑप्शन से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। यही तो सिंपल सी बात है ना, यही तो आप बोलिएगा। लेकिन 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 अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इसमें समस्या क्या है। मान लीजिए हमने ऑप्शन ए चेक किया और ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं किया, बी चेक किया नहीं हुआ, सी चेक किया नहीं हुआ, डी चेक किया हुआ, तो हमारा जो टाइम है 1 मिनट से ज़्यादा चला जाएगा और एग्जाम में टाइम ही तो हमारे पास नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि थोड़ा टाइम बचे। ठीक है, हम देखिए क्या सोच रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमने क्या सोचा, हमने ये देखा कि यहाँ इक्वेशन में 63 डिवीजन 7 है, तो हमने ये देखा कि 63 7 से कट रहा है कि नहीं, 63 जो है 7 से कट रहा है, यानी इतना तो क्लियर है कि 63 और 7 को छेड़ना उचित नहीं है। गलत कह रहे हैं तो आप बताइए। अगर मान लीजिए सपोज करिए गलत कहें तो बताइए, 63 और अगर 63 और 24 को चेंज कर देंगे तो भाई डिवीजन है, कटेगा ही नहीं ना, 63 24 से कटेगा ही नहीं, तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया बिल्कुल बिना कहे सुने। ठीक है, और मैंने बोला कि 63 और अगर मान लीजिए 63 की जगह 7 करेंगे, डिवीजन 63 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, तो ये भी नहीं होगा, यानी सी भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी को भी हम 63 और 7 को इंटरचेंज नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ कि 63 और 9 को देखिए, जब 63 7 से कट रहा है ना, तो 63 जाहिर सी बात है कि 63 और 9 को छेड़, अगर 9 को हम लोग क्या इंटरचेंज भी कर देते हैं तो 63 की जगह यहाँ 9 आ जाएगा, जो 7 से नहीं कटेगा ना सर, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन हमारे पास बी बचा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बिना सॉल्व किए आप आंसर करिए और निकलिए। ठीक है, अब देख लेते हैं सच में गुरुजी सही बता रहे हैं कि गलती तो नहीं बता रहे हैं ना, चेंज करके देख लेते हैं। 15 ठीक है, माइनस 24 की जगह 9 प्लस 63 डिवीजन 7 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा, 24। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 7 9 63, 9 2 9 18 और 15 माइनस 9 प्लस 18 आ गया। ठीक है, और 18 15 कितना हो गया, तो आपका 15 15 30 33 हो गया, और 33 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 33 में से 9 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर कितना आ गया, 24 आ गया, और 24 इक्वल टू में भी था, यानी 24 बराबर 24। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। एसएससी का भी फेवरेट प्रश्न है, पूछा जाता है एसएससी में। पूछा जा रहा है ना कि जो आकृति प्रश्न की दी गई है ना, इसमें एक खाली स्थान है, इस खाली स्थान में किस ऑप्शन के फिगर को रखने पे ये क्या होगा, आकृति परिपूर्ण होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ऑप्शन ए को यहाँ पे रखने पे हमारा परिपूर्ण होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें बस 2 ही लाइन बीच में दिया है। इसमें अगर बीच में ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 लाइनों का क्रॉस सेक्शन है, तो आपका बी भी नहीं होगा, क्योंकि बी में ऐसे ऐसे सीधे दिया गया है, यहाँ पे ऐसे काटा गया है। ऑप्शन से आप लोग करिए देख करके। ठीक है, तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे काट दिया है और ऐसे किसी में कटा नहीं है। ठीक है, तो हमारा केवल ऑप्शन डी हो जाएगा, और डी को यहाँ रखेंगे तो बिल्कुल फिट हो जाएगा यह आकृति। जैसे इधर आकृति बनेगी, सेम आकृति ए वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऑप्शन से करने का प्रयास कीजिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स का प्रश्न भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न होता है। एक प्रश्न पूछा ही जाता है, एग्जाम कोई हो, एक प्रश्न बनता ही है। ठीक है, हमारा करने का अप्रोच क्या होगा, जो भी आपका कथन दिया गया है ना, उस कथन से हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उस डायग्राम से हम कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हमारा तरीका ये होगा। तो देख लेते हैं, कथन क्या बोल रहा है कि सभी सिर पूछ हैं। जितने भी हमारे जो सिर हैं ना, वो क्या है, पूछ हैं। सभी सिर क्या है, पूंछ है। सभी सिर क्या है, पूंछ है। ठीक है, और सभी पूंछ क्या है, हड्डियां हैं। सभी जो पूंछ है क्या है, हड्डियां। तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं, सभी पूंछ हड्डियां हैं। अब इसी हम क्या डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष देखेंगे कौन सा निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी हड्डियां सिर हैं। जो सभी ये हड्डियां हैं ये सिर है, नहीं भैया गलत है। सभी सिर हड्डियां हैं, लेकिन सभी हड्डियां सिर नहीं है, गलत हो जाएगा। दूसरा बोला है सभी सिर हड्डियां हैं। सभी जो ये सिर हैं ये क्या हैं, हड्डियां हैं। बात सही है, क्योंकि सभी सिर हड्डियों के अंदर है, तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। निष्कर्ष यानी दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।